ओके बच्चों, तो एक नए पेपर के साथ मैं फिर से हाजिर हूं। आज आपका जो है एसकेडी स्कूल, एसकेडी एकेडमी राजाजीपुरम लखनऊ में है, उसका प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व करवा रहा हूं 2023-24 का। ठीक है, तो आज की क्योंकि मैं दो पार्ट में वीडियो बनाता हूं, तो पहला पार्ट आपका एमसीक्यू और थ्योरी वाला रहेगा और दूसरा पार्ट आपका प्रोग्रामिंग वाला रहेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये सेट 1 है। अच्छा, मैंने सेट 2 खोल दिया है, पहले मैं सेट 1 पढ़ाऊंगा। ओके, जी बच्चों जवाब देना शुरू कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज नॉट अलाउ टू एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड द क्लास प्रीमाइसेस। बताइए इसमें क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज नॉट अलाउ टू एक्सेस डायरेक्टली, मतलब ऊप्स का कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो अलाउ नहीं करता है कि डायरेक्टली कि किसी दूसरी क्लास में वो एक्सेस किया जा सके। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है आपके हिसाब से। अब जैसे आप ऐसे कर सकते हो कि ये अलग अलग जो वर्ड हैं, तो उसमें आप देख सकते हो कि एक क्लास में जो भी लिखा है वो किसी दूसरी क्लास से एक्सेस ना किया जा सके, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाती है। तो आपको याद होगा, एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग पढ़ते हैं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो अगर प्राइवेट वगैरह लगा देते हैं तो एक फीचर्स किसी दूसरी क्लास में, एक क्लास का फीचर्स किसी दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो उसको डेटा हाइडिंग कहते हैं बच्चों, डेटा हाइडिंग। Which of the following principle does not allow to access directly from outside the class, यानी क्लास के बाहर, तो उसको डेटा हाइडिंग कहते हैं। तो आप याद रखिएगा ये डेटा हाइडिंग का फीचर्स है। उसके बाद कीवर्ड दैट कंटेन द रेफरेंस ऑफ करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट। बच्चों अगर कभी भी आपको ये मिल जाए करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट, this करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट कभी भी मिल जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस कीवर्ड। अभी लाइट चली गई है तो ऐसे ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। दिस कीवर्ड है ये, दिस कीवर्ड करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जहां पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना ओबीजे वाला, तो ओबीजे की जगह पर दिस कीवर्ड यूज कर सकते हो आप। और बहुत सारी चीजें हैं उसके लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेथड दैट चेंजेस, मैं थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, द मेथड दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज। तो ये प्योर फंक्शन इम्प्योर फंक्शन में होता है कि प्योर फंक्शन जो होता है उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज नहीं होता है, इसका मतलब आपका उसके फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू बदलती नहीं है। और इम्प्योर फंक्शन में इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी उसके फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू फंक्शन के अंदर बदल दी जाती है प्रोसेस करके। तो यहां पे कह रहा है कि स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कौन सा, द मेथड दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो कौन सा होगा बच्चों, इम्प्योर मेथड। इम्प्योर मेथड इसका सही आंसर होगा। प्योर मेथड में चेंज नहीं होता है, इम्प्योर मेथड में चेंज हो जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ जावा एरे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ जावा एरे। देखिए इसमें बताइए, ओके तो यहां पे लिखा है कोड ऑप्टिमाइजेशन, रैंडम एक्सेस और अनलिमिटेड साइज और बोथ ए एंड बी। तो आपका यहां पर रैंडम एक्सेस का मतलब हुआ कि एरे में जो नंबर स्टोर हैं, तो हमारी मर्जी हम 1 से आगे का चाहें या आगे से पीछे का चाहें या बीच का चाहें,
वैसे लूप चलाकर हम रैंडमली नंबर एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला फीचर्स तो ये मैच हो रहा है। दूसरा फीचर्स आपका मैच हो रहा है अनलिमिटेड साइज, यानी आपकी मर्जी, आप एरे का साइज जितना रखना चाहो उतना रख दो। तो आप सेटिस्फाइड है? कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? डी ऑप्शन सही होगा, डी, क्योंकि रैंडम एक्सेस भी होता है, रैंडम एक्सेस भी है और अनलिमिटेड साइज भी होता है एरे का। तो ये ए और बी दोनों होगा इसके, इस वजह से बी डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बोथ ए एंड बी ना ए एंड बी कह रहा है, सॉरी ए एंड बी कह रहा है। तो उसके हिसाब से कोड ऑप्टिमाइजेशन ये तो कोई जरूरी नहीं है। आप अनलिमिटेड साइज कह सकते हैं या रैंडम एक्सेस, तो किसके साथ जाना चाहेंगे? रैंडम एक्सेस तो रहने दीजिए, आप अनलिमिटेड साइज के साथ जाइए, क्योंकि साइज एरे का कितना भी रखा जा सकता है। रैंडम एक्सेस प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन वो करते ही नहीं हम लोग, या उसकी टाइप की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन कर सकते हैं। तो ये आपका ए भी इसमें है, तो इसलिए आपका ये सी वाला रहेगा, अनलिमिटेड साइज, कितना भी साइज आप उसमें ले सकते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एरे दिया है, इसमें इंडेक्स नंबर हो जाएंगे आपके 0, 1, 2, और यहां पर इट विल ऑक्यूपाई बाइट इन मेमोरी, कितनी बाइट मेमोरी ये ऑक्यूपाई करेगा बच्चों? तो आप देखो पहले इसका डेटा टाइप क्या है, तो डेटा टाइप आईएनटी है, तो आईएनटी कितनी बाइट मेमोरी लेता है? 4 बाइट। 4 बाइट। तो कितना नंबर इसमें स्टोर है? 3 नंबर। 12। तो 3 नंबर स्टोर है, तो 3 नंबर 4 बाइट लेता है, और 3 नंबर स्टोर है, तो 4 × 3 12। तो 12 बाइट आपका बी ऑप्शन सही होगा इसका। उसके बाद द रिटर्न टाइप ऑफ द कंपेयर टू इग्नोर केस, तो कंपेयर टू दो स्ट्रिंग्स में कैरेक्टर्स को मैच करता है या स्ट्रिंग्स को मैच करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आईएनटी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द टेक्निक इन विच द चेंज इन द फॉर्मल पैरामीटर गेट्स रिफ्लेक्ट इन द एक्चुअल पैरामीटर इज नोन एज, ये किसी चीज की रेफरेंस। हाँ, ये किसी की डेफिनेशन है। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो ये कह रहा है कि एक्चुअल पैरामीटर में, फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करने पर उसका चेंजेस एक्चुअल पैरामीटर पे भी आ जाता है। तो एक बार फिर से बताएं, कौन सा, कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस? सर रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस, बिल्कुल सही, कॉल बाय रेफरेंस है। कॉल बाय वैल्यू में फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंजेस होता है तो एक्चुअल पैरामीटर बदलता नहीं है, क्योंकि उसकी कॉपी जाती है। और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू जाती है, मेमोरी एड्रेस जाता है, तो अगर उसमें चेंज हो गया तो हर जगह पे चेंज हो जाएगा, इसलिए यहां पे चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन डबल एन इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0.0 रिटर्न्स, बताइए बच्चों। इनवैलिड एक्सप्रेशन। हाँ देखो, किसी भी नंबर को 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0 से डिवाइड ही नहीं होता है, तो रियल में वो एरर है, रन टाइम एरर। ज्यादातर ये क्वेश्चन रन टाइम एरर में आएगा। अब यहां पर इनवैलिड एक्सप्रेशन तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि आपका 10 डिवाइडेड बाई कुछ भी करोगे तो डिवाइड तो होगा ही होगा, लेकिन क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं होता है तो वो इनफाइनाइट माना जाता है, तो इनफाइनाइट आप यहां पर टिक लगाओगे। अदरवाइज दूसरे रूप में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रन टाइम एरर ऑप्शन दिया होगा तो उसी को टिक करोगे। 0 से कुछ नहीं डिवाइड हो सकता, इसलिए इंफिनिटी चला जाता है, तो इनफाइनाइट टाइम माना जाता है। ठीक है। और बाकी यहां पर एक्सेप्शन भी आप मान सकते हो, क्योंकि जो है एक्सेप्शन किसके अंदर आती है, एरर के अंदर आती है। तो कायदे में ये रन टाइम एरर अगर लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता। वैसे मैथ के हिसाब से आपको क्या लगता है, 0 से डिवाइड करने पर क्या होता है, होता क्या है, हो पाता है कुछ? नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब आप इसको एक्सेप्शन, क्योंकि रन टाइम एरर होता है, तो मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा, मैं इसको एक्सेप्शन के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि एक्सेप्शन में एरर होती हैं और एरर आपकी ये है रन टाइम एरर, तो इसका सही आंसर एक्सेप्शन रहेगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये ज्यादा नियरेस्ट है। वो अलग बात है इनफाइनाइट हो जाता है, लेकिन
एक्सेप्शन जनरेट होगी हमारी जावा से, हमें रिलेट करके इसको आंसर देना है। तो जावा में एक्सेप्शन यानी एरर जनरेट होगी, इस तरीके से एक्सेप्शन को सही किया जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑपरेंड ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। देखिए बच्चों, अर्थमेटिक ऑपरेटर से किस चीज टाइप की चीजें जो है ऑपरेट की जाती हैं, देख के बताइए। अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस इनटू डिवाइड, उससे किस टाइप की चीजें ऑपरेट की जाती हैं? न्यूमेरिक वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, बुलियन वैल्यू, या बोथ न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर? क्या ऑप्शन सही रहेगा? न्यूमेरिक। एक बार फिर से बताएं। न्यूमेरिक। हाँ, न्यूमेरिक वैल्यू ऑपरेट की जाती है, लेकिन आपकी अर्थमेटिक ऑपरेटर से कैरेक्टर वैल्यू अगर करते हो तो वो भी जाती हैं। कि मान लीजिए a प्लस बी करोगे तो a प्लस बी आस्काई कोड में कन्वर्ट होकर और उसका सम जो भी होगा न्यूमेरिक फॉर्म में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखें बोथ न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर दिया है, तो हम इसके साथ जाना चाहेंगे। वैसे तो न्यूमेरिक वैल्यू है ही, लेकिन कैरेक्टर को भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड किया जा सकता है, तो उसके आस्काई कोड के साथ वर्किंग होगी, तो उसके हिसाब से बोथ न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर दोनों सही माना जाएगा। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट है आपका एक लूप दिया है, उसमें पूछा गया हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी नंबर ऑफ टाइम्स पता करना है। तो उसके लिए हमेशा लिख लिख के बच्चों करना, क्योंकि लिखने से आपको फायदा ज्यादा होगा। जैसे कि अब देखो यहां पे n की वैल्यू आपकी 1 दी गई है और i की वैल्यू आपकी 1 दी गई है। डू लूप चल रहा है, तो आप नीचे आ जाओगे और n प्लस प्लस होगा, तो n प्लस प्लस होके स्टेप 1 आपका n की वैल्यू यहां पे तो n की वैल्यू आपकी 1 से 1 ही रहेगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर n का यूज हो रहा है तो वो 2 पहुंचेगी। 2 अगले स्टेप में कहीं भी n का यूज हो रहा है तो वो 2 वैल्यू पहुंचेगी। इस चीज का ध्यान देंगे। ओके, तो अब यहां पर अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, और फिर i प्लस प्लस भी हो रहा है, वो भी पोस्ट में हो रहा है, तो इसका भी वैल्यू 1 ही रहेगा, लेकिन वैल्यू इसकी चेंज होकर 2 हो चुकी है। अब जब यहां चेक कर रहे हैं तो ये i चेक हो रहा है, i इक्वल टू 4 चेक हो रहा है, तो i की वैल्यू अब यहां पे तो 1 रही, लेकिन यहां पर वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 4 से मैच हो रहा है, इक्वल टू से मैच किया जा रहा है, तो 2 4 से मैच हो रहा है, तो 2 4 से मैच नहीं हो रहा है, तो i की वैल्यू यहां पर 2 हो गई है और n की वैल्यू भी आपकी फर्स्ट स्टेप में 2 हो चुकी है। तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आप इफ से बाहर जाओगे और सीधे लूप पे आ जाओगे। i लेस देन 5 लूप चल रहा है, तो i की वैल्यू इस समय 2 है, 2 5 से छोटा है, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। फिर लूप ऊपर चला जाएगा डू पे, नीचे आओगे n प्लस प्लस हो गया। अब देखो मैंने देख लिया है तो मैं तुरंत वैल्यू चेंज कर दूंगा। तो सेकंड टाइम वैल्यू लूप चल रहा है, तो n प्लस प्लस होकर ये 2 हो जाएगा और i प्लस प्लस होकर ये 3 हो जाएगा। 2 तो था ही, 3 हो जाएगा। अब 3 चेक हो रहा है, ये 4 से मैच हुआ, नहीं मैच हुआ, तो फिर बाहर आओगे और यहां पर 3 चेक हो जाएगा। तो आपका ये n की वैल्यू प्लस प्लस होकर, नहीं n की वैल्यू 2 थी तो 3 हो गई, और ये अच्छा n की वैल्यू भी तो 2 थी ना, तो ये भी 3 हो जाएगी। दोनों की वैल्यू बराबर में बढ़ रही है, तो ये 3 3 है। 3 4 से मैच नहीं हुआ तो नीचे आ जाओगे और यहां चेक होगा कि 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से लूप ऊपर चला जाएगा, इसकी भी वैल्यू 3 है। उसके बाद जो है फिर डू पे गए, तो अब आपका यहां पर प्लस प्लस होकर ये 4 हो जाएगा, दोनों की वैल्यू 4 हो जाएंगी। तो थर्ड टाइम चल रहा है 4 4। अब चेक होगा 4 4 के इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो n की वैल्यू 1 हो जाए, अब n की वैल्यू 4 थी तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर 1 हो जाएगी। और 1 के बाद ब्रेक से बाहर आ गए, ब्रेक से बाहर आ गए तो अब ये 3 ही बार लूप चला, तो आप यहां पे कहोगे कि लूप विल बी एग्जीक्यूटेड 3 टाइम्स। और कहोगे क्या, आपका ऑप्शन लेना है तो ऑप्शन बी सही है, इसका 3 टाइम वाला ऑप्शन बी सही है। समझ में आया बच्चों? उसके बाद फिर देखिए 9th नंबर पे क्वेश्चन है, ये डबल में दिया गया, करेक्शन कराया गया होगा। डबल n इज इक्वल टू 10.24, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। अब मैथ डॉट एसक्यूआरटी करोगे तो n में एसक्यूआरटी क्या करेगा, स्क्वायर रूट निकालेगा,
अब पॉइंट वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट अगर निकालेगा तब तो ये बहुत अजीबोगरीब निकाल देगा। स्क्वायर रूट निकालना आता है किसी को आप लोगों में बच्चों? स्क्वायर रूट तो 10, वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अब स्कूल है तो स्कूल तो दे ही सकता है, तो स्कूल दे देगा। तो ये आपका जैसे 9 का स्क्वायर कर कितना आएगा? 32। स्क्वायर रूट पूछ रहा हूं मैं। हाँ यस सर, सर 1024 का स्क्वायर रूट 32 होता है। 32 नहीं, ये आपका 3.2 लिखा है, ये 2.2 लिखा है, और ये 1.2 लिखा है, ये 4.2 लिखा है। सर आंसर सी होगा 3.2। सी पॉइंट, हाँ बिल्कुल, जैसे 9 का स्क्वायर रूट करते हो तो 3 आता है, तो 10 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर रूट करोगे तो 3 के ही लगभग में आएगा, और तो कोई है नहीं इसमें। तो आपका मैंने ऐसे अंदाजे में गेस मार लिया है कि ये आपका ऑप्शन सी सही जाएगा। उसके बाद फिर आप देखिए स्ट्रिंग का एक एरे का क्वेश्चन है, तो यहां आप कभी भी स्ट्रिंग एरे आए तो इंडेक्स नंबर जरूर डाल दो। तो ये पहला वर्ड है 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये आपका 3 है। अब यहां पे मैथ डॉट पाओ 1 कहा गया, तो 1 का मतलब है यहां पर ये अर्थ आ जाएगा, तो इसकी लेंथ निकाली जा रही है। तो लेंथ में क्या है 1 2 3 4 5, तो इसकी लेंथ 5 आ जाएगी, यहां पर 5 आ जाएगी, कॉमा और x ऑफ 3 पे क्या है 1 2 3 4 5 6, तो इसकी लेंथ 6 आ जाएगी, इसकी लेंथ 6 आ जाएगी, और साथ साथ में -4 भी लिखा हुआ है। मैं एक बार ब्रैकेट चेक कर लूं, मैथ डॉट पाव में कॉमा लगा है, और ये आपका ब्रैकेट लेंथ का हो गया, -4 भी हो रहा है, तो 6 -4 हो जाएगा, 6 -4, उसके बाद ब्रैकेट बंद है, तो 6 -4 करोगे तो आपका यहां 2 बचेगा, यानी कि 5,2 हो रहा है। तो 5,2 करोगे तो 5 की पावर 2 25 आ जाएगी। तो यहां पर आपका 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 5 × 5 25, तो ये आपका इसका आउटपुट 25 आ जाएगा। और 0.0 भी लगा देना, पहले 1 पे अर्थ था ना, तो अर्थ का नंबर ऑफ कैरेक्टर लेंथ निकाल लें, कितना है 1 2 3 4 5 है, और यहां पे 3 पे जो कैरेक्टर है यानी कि वर्ड है 1 2 3 4 5 6, तो इसका लेंथ 6 आया, और 6 -4 करोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो यानी 5 की पावर 2 हो गई, तो कितना आ जाएगा 25.0। ये कैलकुलेशन में करा लिया गया, एमसीक्यू नहीं है। और आप लोग बोलते रहिए प्लीज, तन्वी, आयुषी, नम्रा, सारे बच्चे बोलते रहें। और क्वेश्चन कुछ डिफरेंट भी हैं, इसलिए जो है आपको बोलना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऐसे करके दिया गया है, और आउटपुट पूछ रहे हैं, तो यहां पे str.substring किया है, तो आपका 5,12 लिखा है, इसका मतलब क्या समझें, कहां से कहां तक तोड़ेगा। तो 5 हमेशा याद रखना, सबस्ट्रिंग हमेशा एक कम तोड़ता है, तो 5,12 है, इसका मतलब 5,11 है, तो 5 से 11 तक का तोड़ना है। तो आप 5 देख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 यानी यहां पर है टी पे 5 6 7 8 9 10 11 यहां पर है, तो यानी आपका आउटपुट आ जाएगा TERSCIE, तो आपका 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये क्वेश्चन सब उठपटांग कुछ कर रहे हैं हमें लग रहा है, क्योंकि यहां पे तो ये नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं, तो कोई लेंथ फंक्शन तो लगा नहीं है यहां पर, नहीं सबस्ट्रिंग फंक्शन तो सब पार्ट ऑफ स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करता है ना। तो यहां पर अब अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के साथ जाना पड़ेगा आपको, वरना ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। सबस्ट्रिंग मतलब इन्हें वर्ड प्रिंट करा के देना चाहिए था। उसके बाद assertion, a local variable cannot use any access specifier। लोकल वेरिएबल जैसे
किसी फंक्शन के अंदर जब कोई इंट ए या फ्लोट बी डिक्लेयर करते हो तो लोकल वेरिएबल को किसी एक्सेस स्पेसिफायर की जरूरत नहीं होती। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोकल वेरिएबल तो अपनी ही फंक्शन के अंदर यूज होता है, तो उसको किसी भी एक्सेस स्पेसिफायर की जरूरत नहीं होती है। सही है। उसके बाद आपका रीजन में देखें, लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इन मेथड और कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। लोकल वेरिएबल जो है मेथड में डिक्लेयर हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। तो कंस्ट्रक्टर में कोई वेरिएबल वैसे डिक्लेयर नहीं होते हैं, ब्लॉक फंक्शन को ही कहते हैं कि फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट खुला और बंद हुआ, और ब्लॉक आपका इफ कंडीशन या फॉर लूप, तो इफ कंडीशन के अंदर भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और फॉर लूप के भी अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। वो अलग बात है कि वेरिएबल अगर बाहर नहीं यूज करवाना है तो किसी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो उस रूल के हिसाब से हम इसको भी सही मानेंगे कि अपने मेथड में तो डिक्लेयर होता ही है, और कंस्ट्रक्टर को ब्लॉक कहा जा रहा है, तो यानी कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक, तो ब्लॉक का मतलब इफ ब्लॉक या फॉर ब्लॉक, वाइल ब्लॉक, है ना, तो उसमें भी वेरिएबल लोकल वेरिएबल डिक्लेयर हो सकते हैं। तो यानी ये भी बात सही है। अब यहां पर लोकल, अब इसका रिलेशन निकालो। A local variable cannot use any access specifier। तो एक्सेस स्पेसिफायर यानी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड वो यूज नहीं करता, तो ये बात तो सही है। और दूसरा, ये लोकल वेरिएबल किसी मेथड में या किसी ब्लॉक में डिक्लेयर होते हैं, तो ये भी बात सही है, लेकिन ये एक्सेस स्पेसिफायर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आप ऑप्शन बी के साथ जाओगे कि assertion A and region R both are true but region is not correct explanation of assertion। तो बी के साथ आप यहां पर जाओगे, ज्यादा नियरेस्ट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion का, प्योर मेथड आर ऑल्सो नोन एज एक्सेस मेथड, एक्सेसर मेथड, ठीक है, और प्योर मेथड डजंट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो प्योर इम्प्योर बताया गया था। तो अभी अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन निकल गया है कि प्योर मेथड अपने ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज नहीं करते हैं और इम्प्योर मेथड अपने ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर देते हैं। तो यहां पे दूसरी वाली बात पे देखें तो प्योर मेथड डजंट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है। और ऊपर लिखा है प्योर मेथड आर ऑल्सो नोन एज एक्सेसर मेथड। तो एक्सेसर और म्यूटेटर दो मेथड होते हैं, मे बी इसको एक्सेसर ही कहा जाता है। मैं एक बार इसको चेक भी कर लेता हूं कि इसको एक्सेसर मेथड कहा जाता है या नहीं कहा जाता है। प्योर मेथड आर या इज ऑल्सो नोन एज, मैं जल्दी से कर ले रहा हूं, देख ले रहा हूं कहीं कुछ लिखा मिल जाए। ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन के अंदर यूज होते हैं, ऐसा कुछ बताया जा रहा है, या मैं प्योर मेथड ना करके एक्सेसर मेथड लिख देता हूं तो पता चल जाएगा। प्योर मेथड, प्योर मेथड is also known as, ये बहुत छोटी सी बात है, बस दिमाग से अभी उतर गई, इस वजह से हमें चेक करना पड़ रहा है यहाँ पर।
वैसे मे भी सही होगा क्योंकि एक्सेसर म्यूटेटर होता है। म्यूटेटर का मतलब होता है चेंज कर देना, एक्सेसर का मतलब चेंज ना करना, तो सही है, सही है। तो यहां पर मैंने चेक कर लिया है कि आप ये एक्सेसर मेथड कहा जाता है और प्योर मेथड डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये आपका प्योर मेथड को ही एक्सप्लेन कर रहा है रीजन। तो यहां पर आप पॉइंट ए के साथ जाओगे। ऑप्शन ए के साथ जाओगे कि एक्सेसर असर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसके साथ जाओगे। उसके बाद ये एक पैराग्राफ दिया गया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली आपको मिलने वाला है। मैं अब लाइट जला देता हूं, लाइट आ गई है, ठीक है। तो देखिए यहां पे चाहें तो आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ें, वरना आप चाहें तो सबसे पहले क्वेश्चन को ही पढ़ लें। हो सकता है आपको डायरेक्ट आंसर आता हो, तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने से बच जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो पैराग्राफ जरूर पढ़ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू स्टोर अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पे कौन सा कीवर्ड सेट ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करता है? हाँ, सेट ऑफ मतलब एक से अधिक कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो यहां पर स्ट्रिंग के साथ जाना पड़ेगा आपको। तो इसको चेक कर मतलब उसको देखो, मैंने ऊपर नहीं पढ़ा लेकिन इसका आंसर बिल्कुल सही है, स्ट्रिंग होगा। फिर वेरिएबल दैट आर शेयर्ड बाय एवरी इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऐसे वेरिएबल जो हर ऑब्जेक्ट के साथ में शेयर, इंस्टेंस कहीं भी वर्ड मिल जाए बच्चों तो समझ जाना है वो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो वेरिएबल दैट आर शेयर्ड बाय एवरी इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। नहीं, अब यहां पे याद रखना कि इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं वो सारे ग्लोबल वेरिएबल के लिए अलग अलग मेमोरी बनाते हैं, शेयर नहीं करते हैं आपस में। और जो आपके स्टैटिक वेरिएबल के फॉर्म में होते हैं, तो स्टैटिक वेरिएबल के लिए सारे इंस्टेंस वेरिएबल एक ही मेमोरी बनाते हैं और उसी को शेयर करते हैं। तो यहां पर ये स्टैटिक वेरिएबल होता है आपका, इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होता है। फिर से ध्यान देना, इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हर ऑब्जेक्ट अलग अलग मेमोरी बनाता है और स्टैटिक वेरिएबल के लिए हर ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी बनाता है, उसी मेमोरी को सारे ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। तो स्टैटिक मेमोरी होगी यहां पर। फिर उसके बाद द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इज, तो यानी स्ट्रिंग ए इक्वल टू ये ले लिया गया, बी इक्वल टू ये ले लिया गया, और स्ट्रिंग सी इक्वल टू, तो ए अब स्ट्रिंग फॉर्म में तो प्लस का मतलब कॉन्कैटिनेशन होता है, तो ये ज्वाइन कर दिया जाएगा यानी कि कॉन्कैट कर दिया जाएगा। तो आप देखो यहां पे 45 और 55 और 10 ये सब ज्वाइन होकर सी में पहुंच गया और फिर पास आईएनटी से ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी ये एक नंबर बन जाएगा, मान लिया नंबर बन गया। और उसके बाद बी के पास 55 है, तो ये 55 नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एम में स्टोर होगा और एन में 55 स्टोर होगा। उसके बाद ध्यान दो m प्लस n, तो m में क्या है इस समय? n में आपका 4 5 5 5 1 0 है और n में क्या है? n में 55 है, तो 55 यहां लिख लीजिए। और इंटीजर डॉट पास आईएनटी से किसी स्ट्रिंग वैल्यू को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये वही वाला फंक्शन फिर से यूज किया जा रहा है। यानी कि ये भी आपका किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू यही थी, है ना? अब अच्छा ध्यान दो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको भी क्रिएट हो गया। ये सी की वैल्यू यहां अभी कन्वर्ट नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि सी को यहां पे बनाया गया तो सी को ही कन्वर्ट किया गया होगा, लेकिन ये तो ए को कन्वर्ट कर रहा है। तो यानी कि ये 55 है, सॉरी 45 है, ए 45 है और बी 55 है और सी की वैल्यू को यहां कन्वर्ट किया जा रहा है, यहां। तो अब यहां पर ये 4 5 5 5 1 0 ये आपका इससे मिलेगा, ठीक है। और ऊपर जो था m में 45 है और n में आपका 55 है, ठीक है। अब तुम्हारे हिसाब से यहां पर क्या होना है आउटपुट? अब यहां पे बच्चों एक रूल याद रखना कि डबल कोट्स स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट, ध्यान देना, डबल कोट्स स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है।
तो डबल कोट्स के बाद अगर प्लस लगे होते हैं तो जितने भी वैल्यू हैं वो सब कॉन्कैट हो जाती हैं, लेकिन डबल कोट्स के पहले अगर प्लस लिखा है तो सिर्फ पहला वाला प्लस जो है वही कॉन्कैट करता है, बाकी सब ऐड हो जाते हैं, बाकी सब ऐड हो जाते हैं। तो यहां पर ये और ये तीनों ऐड हो जाएंगे और बस इसके साथ जुड़ जाएंगे, कुछ करना नहीं तो ऐड करो भाई। 0 1 5 5 5 4, तो ये आपका 10 का 0 और ये भी आपका 10 कितना होगा, ये भी 10 हो गया ना, 5 4 9 10 11 11 हो गया। तो अब एक 1 इधर चला गया तो ये 6 हो जाएगा। तो यानी कि आपका 4 5 5 6 1 0 ये आया है। किसी में मैच हो रहा है? हाँ बिल्कुल, तो आपका इससे मैच हो जाएगा, ये सही है। तो ये कॉन्कैट करवा रहा है, ठीक है। तो इस प्लस अगर इसके बाद कुछ लिखा होता प्लस में तो वो बिल्कुल कॉन्कैट हो जाते, लेकिन यहां पर इस प्लस को छोड़ के जितने प्लस हैं वो सब ऐड करेंगे, अर्थमेटिक करेंगे, इस बात पे ध्यान देना है। ओके, उसके बाद लिखिए इट इज ऑल्सो नोन एज डेस्कटॉप एप्लीकेशन और विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन और विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन, ये जावा एप्लेट कह सकते हैं, वो तो इंटरनेट के लिए यूज होता है। देखो स्टैंड एलोन एप्लीकेशन का मतलब जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसको स्टैंड एलोन एप्लीकेशन कहा जाता है, और जो जावा के थ्रू इंटरनेट यानी वेब ब्राउजर पे प्रोग्राम रन कराए जाते हैं उनको जावा एप्लेट कहा जाता है। और सर्वलेट जो है, जो जावा के द्वारा कंप्यूटर के सर्वर वगैरह पे पैकेज वगैरह इंपोर्ट करना होता है, उसके लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो सर्वलेट हो जाता है। तो ये कह रहा है इट इज ऑल्सो नोन एज डेस्कटॉप एप्लीकेशन फॉर विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। तो जावा एप्लेट को ही हम चाहें उसकी उसका सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई जैसे आपने इंटरनेट पे कोई सॉफ्टवेयर बनाया है जो इंटरनेट पे चलता है और उसको चाहे तो उसको एप्लीकेशन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी पैकेज तो बिल्कुल अलग चीज है। तो फिलहाल नियरेस्ट तो यही है कि जावा एप्लेट के साथ चले जाओ, क्योंकि इसके अच्छा एक चीज और देख लें जरा, डेस्कटॉप और विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। वैसे हम चाहें तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन ही नहीं, हम अपने प्रोग्राम के द्वारा विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसमें तो विंडो सब चाहिए होती हैं। तो ठीक है, एप्लेट के थ्रू जाएंगे हम लोग साथ में, ठीक है। बाकी मैं चेक कर लूंगा एक बार, कमेंट में अगर आपको किसी को पता हो तो आप जरूर बताइएगा, जो भी इंटरनेट पे देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं। ओके, उसके बाद देखिए TRN में लखनऊ एक्सप्रेस स्टोर है और विल शो एक्सप्रेस फ्रॉम द स्ट्रिंग, यानी कि आप खाली एक्सप्रेस इसमें तोड़ना चाहते हैं तो कौन सा सबस्ट्रिंग लिखना सही रहेगा। तो इंडेक्स नंबर डाल दो और सबस्ट्रिंग फंक्शन में अगर एक कैरेक्टर एक इंडेक्स नंबर देते हो तो वहां से आखिरी तक का पूरा तोड़ देता है। अगर स्टार्टिंग एंडिंग दिया है तो स्टार्टिंग से एंडिंग के एक पहले तक तोड़ता है। तो क्या सही रहेगा बताओ। और अपर केस में भी है, अपर केस में भी है। तो आप देखो यहां पर एक्सप्रेस तोड़ने के लिए किस इंडेक्स नंबर की जरूरत होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 की जरूरत होगी। तो 7 की जरूरत होगी और फिर अब यहां पे 16 लिख दिया गया तो आगे भी काउंट कर लेते हैं। 7 के बाद 8 9 10 11 12 14 नहीं, 7 के बाद 8 9 10 11 12 14 13, 12 के बाद 13, तो यहां पे 13 और यहां पे तो 16 यानी 15 तक का तोड़ेगा। तो इसको 13 के बाद 14 15 कहां से मिलेगा, तो ये थोड़ा दिक्कत कर जाएगा। अरे सिंपल सा है यार, ये वाला क्यों नहीं कहा, बी है, ये है बी वाला। तो 7 दे दिया और 2 अपर केस लगा दिया तो 7 से एक्सप्रेस पूरा तोड़ेगा और अपर केस में भी चेंज हो जाएगा, है ना, सिंपल है। चलिए अब जल्दी से इनको भी डिस्कस कर लिया जाए। डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो याद होगा आपको, लीनियर सर्च में डेटा अनसॉर्टेड फॉर्म में होता है। इन लीनियर सर्च डेटा शुड बी स्टोर्ड इन
डेटा इज स्टोर्ड इन अनसॉर्टेड फॉर्म, एंड बाइनरी सर्च में डेटा शुड बी स्टोर्ड इन सॉर्टेड मैनर या सॉर्टेड फॉर्म, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। बिल्कुल फिक्स है ना रूल। और फिर दूसरा रूल आप कह सकते हैं कि लीनियर सर्च इट स्टार्ट सर्च फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द एरे लाइक जीरो। लीनियर सर्च में जीरो से ढूंढना चालू करता है, इंडेक्स नंबर जीरो से। एंड बाइनरी सर्च में क्या होता है, इट स्टार्ट सर्च फ्रॉम मिड ऑफ द एरे, ठीक है। और फिर कह सकते हो लीनियर सर्च प्रोसेस में स्लोवर होती है क्योंकि वो जीरो से आखिरी तक चेक करता है, और बाइनरी सर्च फास्टर होती है क्योंकि वो 20 से इधर उधर का चेक कर लेता है। ये आपके डिफरेंस आप लिख सकते हो। उसके बाद आउटपुट डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे कमेंसमेंट दिया है इंडेक्स ऑफ ई, तो ई का इंडेक्स नंबर देखो 0 1 2 3 4 4, तो ई का इंडेक्स नंबर यहां कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और फिर कमेंसमेंट में यहां पे लास्ट इंडेक्स ऑफ एम, तो 0 1 2 एम कौन सा है, इसका इंडेक्स नंबर चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 पर है, तो ये आपका 8 दे देगा और ये आपका 4 दे देगा, और 8 4 बीच में प्लस लगा है तो क्या कर देगा, 12 दे देगा। ये कोई कॉन्केटेनेशन थोड़ी ना हो रहा है, ऐड कर देगा, तो 4 + 8 12। उसके बाद डिवोट डॉट कंपेयर टू डिवोट, तो यानी आप याद करो कि लोअर केस और अपर केस के बीच में कितना डिफरेंस होता है, ये 65 है, ये 97 है, तो कितना डिफरेंस है 32 का। तो यहां पे दोनों वर्ड सेम है ना, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा 32। अब 32 प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो पहले वाले का ASCII कोड अगर बड़ा है तो प्लस में 32 आएगा, तो क्योंकि स्मॉल लेटर वाले ASCII कोड बड़े होते हैं इसलिए आपका इसका आउटपुट +32 आएगा, यानी 32 आ जाएगा। अगर ये डिवोट उधर कर दें तो -32 आएगा। क्लियर। उसके बाद ये जावा एक्सप्रेशन है, तो आप यहां पर मैथ डॉट पाव और x + y की पावर 2 इतना लिख दीजिए, फिर डिवाइड। आप हमेशा याद रखिएगा जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा सेपरेट ब्रैकेट में लिखना, न्यूमिनेटर को ना भी लिखो तब भी चल जाएगा। अब यहां पे ये SQRT में 3 लगा है, इसका मतलब CBRT हो गया, क्यूब रूट हो गया, तो मैथ डॉट CBRT और ब्रैकेट में x + y, ये सम हो जाएगा और इसको ब्रैकेट बंद कर दो। इस तरीके से आप इसको लिख दोगे तो ये ज्यादा अच्छा माना जाएगा, वरना न्यूमिनेटर को भी सेपरेट ब्रैकेट में, डिनोमिनेटर को भी सेपरेट ब्रैकेट में लिखा जाना चाहिए। उसके बाद अब देखिए इसका कैलकुलेशन करना है, तो इक्वल साइन से पहले अगर कोई साइन आ जाए तो इसका मतलब वैल्यू स्टार्टिंग से डालनी है, और इक्वल साइन की जगह पे ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। तो इसको अगर हम देखें तो यहां पे x की वैल्यू कोई, हाँ x की वैल्यू 6 है, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से, तो 6 प्लस और इक्वल साइन की जगह पे गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, और x ++ पोस्ट में हो रहा है तो 6 का 6 ही बना रहेगा, लेकिन 7 हो चुका है, ठीक है, इंटू 2 प्लस अब ++ x, तो ये इसका 7 जो है कहां पहुंचेगा, यहां पे, और यहां से ++ होके कितना हो जाएगा 8, तो ये 8 mod 2 इंटू 3 + 2, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब पहले आपको बड़े साइन सॉल्व करने हैं, तो मल्टीप्लाई और मॉड बड़ा है तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करें या मॉड, तो लेफ्ट टू राइट की ओर चलते हैं, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा फिर मॉड सॉल्व होगा, तो 6 2 जा 12 आ जाएगा, और 8 mod 2 करोगे तो 0 आ जाएगा, इंटू 3 + 2 + 6। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू 3 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 2 + 0 + 2, अब 2 2 आपका ये 4 हो जाएगा, 4 + 6 6 4 10 10 आ जाएगा इसका आंसर, फाइनल आंसर इसका 10 आ जाएगा। अब यहां पे देखो क्या हुआ, यहां पे रिमाइंडर आता है ना, तो 8 तो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, और 0 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा।
हाँ? सर वहाँ पे 12 अच्छा लिखा सॉरी हुआ सॉरी है। सॉरी सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 12 है, तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, और 14 प्लस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 20। तो इसलिए रीचेक करना बहुत जरूरी है। अब जल्दीबाजी में यहाँ पे 12 न लिखकर मैंने 2 लिख दिया, गलत हो जाता, तो ये आपका 20 आ गया है। उसके बाद गिव द प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन सर्च विच रिसीव अ सेंटेंस एंड अ वर्ड रिटर्न 01। अब बच्चों देखो, जब राइट अ फंक्शन प्रोटोटाइप लिखने के लिए आए, तो प्रोटोटाइप का मतलब होता है फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। और ये कौन सा फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसे वॉइड इनपुट, वॉइड कंप्यूट, वॉइड डिस्प्ले, उसकी जो पहली लाइन है वॉइड पब्लिक वॉइड इनपुट, उसको बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो उसका सिंटेक्स खाली याद होना चाहिए आपको, क्या कि पहले रिटर्न टाइप होता है, यानी वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं रिटर्न करेगा, तो नहीं रिटर्न करेगा तो वॉइड, रिटर्न करेगा तो इंटीजर है तो आईएनटी लगा देना, फ्लोट है तो फ्लोट लगा देना, इस तरीके से। फिर फंक्शन का नाम, फिर उसके आगे गोल वाले ब्रैकेट में पैरामीटर लिस्ट, बस यही सिंटेक्स है। तो सबसे पहले रिटर्न टाइप कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है 01, 01 डेटा टाइप क्या होगा आईएनटी होगा, तो आईएनटी, फिर उसके बाद स्पेस देकर फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम क्या है सर्च, सर्च, और उसके गोल वाले ब्रैकेट में पैरामीटर लिस्ट, तो वो कह रहे हैं सेंटेंस को स्टोर करना है, तो सेंटेंस तो स्ट्रिंग टाइप में आएगा स्ट्रिंग, और उसका वेरिएबल का नाम भी बता रखा है उन्होंने SENTNC, और उसके बाद कॉमा, एक वर्ड भी लेना है एंड अ वर्ड, तो वर्ड वो भी स्ट्रिंग में ही आएगा, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और वर्ड का नाम, वेरिएबल का नाम भी WRD ले रखा है। इसको बंद कर दिया मैंने, एरो लगा दिया, ये सामने ही लिखना है कॉमा लगाकर। तो देखो, जो भी एमसीक्यू पढ़ते समय आप हमेशा अपनी नोट एक पेज बना के रखिए, और उस पेज में हेडिंग डाल रखी होगी आपने एमसीक्यू, और इतने सारे मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूं, तो आपको करना बस यही है कि जैसे ही कोई ऐसा एमसीक्यू नजर आए जो आपकी पहुंच से बाहर था, आप जान गए लेकिन बाहर था, तो उसको नोट करना जरूरी, क्योंकि दोबारा पढ़ोगे तभी वो फिक्स होगा दिमाग में, नहीं तो फिर नया लगेगा, किसी नए पेपर में मिलेगा। तो इसलिए टफ एमसीक्यू का कलेक्शन कीजिए। उसके बाद फिर देखिए आउटपुट निकालना है आपको आउटपुट, ठीक है, तो यहां पर आप आई लिख लीजिए और यहां पर आप जे लिख लीजिए। आई की स्टार्टिंग कहां से हो रही 2 से, और जे की स्टार्टिंग कहां हो रही 4 से। अब स्टेप वन में तो 2 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए, और तो आई की वैल्यू इस समय 2 है, ठीक है, मैं 2 लिख रहा हूं, यही वाला 2 दोबारा उतारा मैंने, और j इक्वल टू 4, 4 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो नीचे 4 लिख लिया, यहां पर कंडीशन ट्रू है तो नीचे आया। अब i में क्या है, i में आपका 2 है, 2 mod 3 करोगे तो छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, छोटा नंबर ही रिमाइंडर बन जाएगा, यानी कि 2। अब 2 0 से मैच कर रहा है, देखो जो भी बोल रहे हैं उसको ध्यान देना, यहाँ पे 2 3 से डिवाइड हो रहा है रिमाइंडर निकालने के लिए, तो 2 ही बचेगा, और 2 0 से मैच नहीं हुआ। और आई के यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, और यहाँ भी 2 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 ही आएगा, और 2 0 से मैच हो रहा है नहीं, तो कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। और यहां पे हेडिंग डाल दीजिए आउटपुट, तो आउटपुट में पहले स्टेप में आउटपुट i इंटू जे हुआ, तो i क्या है 2 है, और j क्या है 4 है, तो 4 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, यानी पहला आउटपुट आपका 6 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अंदर वाला लूप अब पूरा चलेगा, बाहर नहीं निकल सकते, j प्लस प्लस होके, लेकिन हाँ अब यहां पर आपको ध्यान ये देना है, अब ये j प्लस प्लस होके 4 से 5 हो जाए या 6 हो जाए, लेकिन चेक तो यहां पर i हो रहा है, तो कंडीशन बार बार फॉल्स ही होनी है। और नीचे आने पर आप i इंटू जे करोगे, तो पहला आउटपुट तो ये आ गया, और दूसरा आउटपुट यहां पर देखो जे i तो 2 ही है, और जे कितना हो जाएगा 4 से 5, तो कितना हो जाएगा 10। फिर सर हाँ बेटा, सर वो 4 2 8 होना चाहिए, उधर आपने 6 लिख दिया गलती। अरे 6 कैसे लिख दिया, 4 2 8 होगा, ठीक है। हाँ और क्या, i की वैल्यू 4 थी ना,
सॉरी जे की। अब जे प्लस प्लस हो गया, कितना हो गया था 5, 5 भी छोटा है और आई तो कंडीशन फॉल्स करेगा, तो आपका 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 10। तो ये दो आउटपुट आ गए 8 और 10। आपको याद रखना है यहां, अब प्रिंटिंग कभी भी होगी तो देख लो एलएन लगा या नहीं लगा है, लगा इसका लाइन चेंज करके प्रिंट होगा। और उसके बाद जो है अब आप जो है आई प्लस जे प्लस प्लस होके जैसे 5 से 6 करोगे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आप बाहर आ गए और आई ऊपर चला गया। अब जो है यहां पर स्टेप 2 लिख रहे हैं हम, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में आई प्लस प्लस होके 3 हो गया, 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। और ये आपका जे फिर से 4 ले लेगा। आई ने तो 3 ले लिया है, जे आपका 4 ले लेगा। अब इसको चलाने की जरूरत नहीं, अपने आप मन से ही कर सकते हो। कैसे? क्योंकि हमें आई को ही डिवाइड करना है और आई इंटू जे करना है अगर कंडीशन फॉल्स है। तो देखो अब आई की वैल्यू क्या है इस समय, आई प्लस प्लस होकर 3 हो गया, तो ये कंडीशन क्या हो, 3 3 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो कंडीशन ट्रू हो गई, और ट्रू हो गई मतलब ब्रेक से बाहर आ जाए। अब आगे कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू है, ब्रेक से बाहर आ गए। तो आपका सिर्फ यही आउटपुट आया 8 और 10, यही किया था। चलिए खैर अब तो पेपर हो ही गया, तो जो भी किया होगा। अच्छा हाँ, एक चीज और बच्चा जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आ गई। ब्रेक जिस लूप में लगा होगा आप उसी लूप से बाहर जाओगे, सारे लूप से बाहर नहीं चले जाओगे। तो ये ब्रेक किस लूप में लगा है, जे वाले लूप में लगा है। तो इसका मतलब ब्रेक से जे वाले लूप से बाहर आए हो, यानी आई प्लस प्लस फिर से होगा। ओके, तो आई प्लस प्लस होके आप 3 से कितना हो जाएगा 4, 4 भी 6। अब ये थर्ड टाइम चला रहे हैं, 4 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब जे भी 4 हो जाएगा। अब आई की वैल्यू 4 है, 4 जब 3 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। 1 0 से मैच किया नहीं, और 4 से 4 को डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से ब्रेक, तो ब्रेक मतलब जे वाले लूप से ब्रेक हुआ, लेकिन आई वाला लूप फिर से ऊपर चला जाएगा। आई अब यहां पे देखो अभी कुछ खास प्रिंट नहीं हो पाया। आई की वैल्यू कितनी हो गई थी आपकी 4 हो गई थी, और ये 4 ही चल पाया बस। उसके बाद अब 4th टाइम चला रहे हैं, तो आई प्लस प्लस हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। 5 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब आई 5 है और जे फिर से 4 से स्टार्ट होगा, तो 4 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आए। अब 5 3 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और आई में आपका 5 4 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो कंडीशन दोनों फॉल्स। अब यहां पे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा एक चीज और बताएं, हाँ पहले तो कंडीशन ट्रू हो गई थी इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कराया था। अब कंडीशन ये ट्रू हुई, पहले फॉल्स हो गई थी, नहीं फॉल्स होने पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ट्रू हो गई थी इसलिए ब्रेक से बाहर चले गए थे, 2 बार ट्रू हो चुकी है। तो अब यहां पर आई की वैल्यू इस समय क्या है 5 है, तो यहां पर 5 आ गया इंटू, और जे की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहां 4 हो गया। 5 इंटू 4 20, ये हो गया। उसके बाद अब जे प्लस प्लस होके 4 से कितना हो गया 5 5 हो गया, यहां पे भी 5 हुआ था। अब 5 6 से छोटा है, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, और ये कंडीशन में फिर से ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। फॉल्स रही तो आप इफ से बाहर आओगे, फिर से मल्टीप्लाई कराओगे, तो आई इंटू जे, तो आई के पास क्या है इस समय 5 है, और जे के पास क्या है उसके पास भी 5 है, तो 5 इंटू 5 25। उसके बाद अब जे प्लस प्लस होके 6 हो जाएगा, लूप फॉल्स, और आई प्लस प्लस होके ये भी 6 हो जाएगा, ये भी लूप फॉल्स। तो आपका ये आउटपुट आया है 8 10 20 और 25, अगर बीच में मिस्टेक नहीं की है। तो मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, इसलिए आपको रीचेक जरूर करना चाहिए। बाकी हम लोगों ने कोशिश की है इसको सही चलाने की, तो आपका ये आउटपुट आया है। अब देखिए इसके बाद अब ये आपका 2D एरे दे दिया गया। तो बच्चों यहां पे हमेशा याद रखना 2D एरे कभी भी दिया जाए तो एक रफ वर्क जरूर कर लेना। ये पहला करली ब्रैकेट जो होता है ये लाइन 1 होती है, तो यानी 2 12 22। फिर दूसरा करली ब्रैकेट दूसरी लाइन होती है, तो 3 13 और 33। फिर तीसरा 4 14 और 44। अब यहां पर एक काम कर लो, ये लाइन नंबर डाल लो, 0 लाइन 1 लाइन और 2 लाइन।
ये 0 कॉलम, 1 कॉलम और 2 कॉलम, ये अलग से सेपरेट कर लो ऐसे करके, ठीक है। अब जो भी कह रहे हैं उसको करो, देखो। तो यहां पे इन्होंने क्या कहा, नम ऑफ 0 1। अब पहला हमेशा रो होता है और दूसरा हमेशा कॉलम होता है। तो 0 रो है, ये रो है और ये कॉलम है। तो 0 1 पे देखो कौन सा नंबर है, यस, ये 0 रो और 1 कॉलम, यानी 12 आ जाएगा। तो नहीं, यहां पर आ गया आपका 12, फिर प्लस 2 2, नम के 2 2 कहां पे है, 2 और 2 44, तो ये 44 हो गया। और मॉड 2, तो पहले आप मॉड कर लो, मॉड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस 12, तो आपका 12 आ गया। तो यहां x में 12 आ गया और 12 आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 12, ठीक है। और तो कुछ कराया नहीं गया। उसके बाद ये मेमोरी बना लेने से बहुत फायदा है। फिर रीराइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग इफ एल्स कंडीशन। तो इफ एल्स कंडीशन में आपको सबसे पहले जो भी वेरिएबल डिक्लेयर है उनको डिक्लेयर कर दो। तो int m इज इक्वल टू 400 और डबल ch, कोई बात नहीं, डबल ch, ये वेरिएबल दो डिक्लेयर कर दिए। अब सबसे पहले इफ में क्या होता है, कंडीशन, तो कंडीशन लिख लो m ग्रेटर देन 300। अब कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क में आओगे ना। अब क्वेश्चन मार्क में ये जो भी कैलकुलेशन है किसको मिल रही है, ch को। तो यानी ch इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 10.0 इंटू 2, ये हो रहा है। और फिर एल्स लगता है, एल्स m ch इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 20.0 माइनस 2, और उसके बाद खत्म। चाहो तो कर्ली ब्रैकेट और लगा सकते हो इफ एल्स के, है ना। उसके बाद फिर आपका है नेक्स्ट, राइट अ स्टेटमेंट टू चेक इफ सेकेंड कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग str इज इन अपर केस और नॉट। राइट अ स्टेटमेंट मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट लिखो जिसमें चेक हो कि सेकेंड कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग str इज इन अपर केस। तो आप जो है कैरेट से सेकेंड कैरेक्टर कहां मिलेगा, किस इंडेक्स नंबर पे, 1 पे मिलेगा। और वो कह रहे हैं चेक करना है, तो चेक करना, तो चेक किस में करते हो, इफ कंडीशन में चेक करते हो। तो यहां पे लिख दो, कंडीशन लिखनी इफ, और वर्ड किस में है, str में है। हाँ, इफ str डॉट कैरेट, अच्छा हाँ, अपर केस भी चेक करना है ना। तो अपर केस चेक करना है, तो अपर केस क्या होता है, 65 से बड़ा या बराबर हो और 90 से छोटा या बराबर हो। तो एक काम कर सकते हो आप, अगर एक ही लाइन में लिखना है तब तो फिर लाइन थोड़ा स्टेटमेंट बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहो तो पहले सेकंड कैरेक्टर निकाल लो, उसके बाद उस कैरेक्टर को मैच कर लो। तो ये राइट आई स्टेटमेंट्स कह रहे हैं या राइट आई स्टेटमेंट कह रहे हैं, मेंट कह रहे हैं, तो यानी एक ही लाइन में करना होगा। तो ये भी ध्यान रखना, स्टेटमेंट्स लिखा है तो इसका मतलब आप कई सारी लाइन यूज कर सकते हो, स्टेटमेंट लिखा है तो इसका मतलब एक ही लाइन यूज कर सकते हैं। तो आप लिखो भाई, बड़ी है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो str डॉट कैरेट 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड str डॉट कैरेट 1 लेस देन इक्वल टू 90, ऐसे लिख दो। अरे स्काई कोड ही भूल गए, 65 से 90 तक, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सपोज x1 और x2 आर टू डबल टाइप वेरिएबल दैट यू वांट टू ऐड एज इंटीजर एंड असाइन टू इंटीजर वेरिएबल, कंस्ट्रक्ट द जावा स्टेटमेंट। यानी दो वैल्यू हैं डबल टाइप की, उनको आप क्या करना चाहते हो, उनको आप ऐड करना चाहते हो।
और उसमें चाहते हो यू वांट टू ऐड एज इंटीजर, उनको उनके इंटीजर पार्ट को ऐड करना चाहते हो। एक्स और वाई क्या है, डबल टाइप के हैं, दैट यू वांट टू ऐड एज इंटीजर एंड असाइन टू इंटीजर। तो आप ठीक है लिख लो, ऐसे लिख दो डबल, या डायरेक्ट वैल्यू ले लो, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी इसमें खाली, लेकिन हम वेरिएबल लेके कर रहे हैं। डबल ए इज इक्वल टू 2.5, बी इज इक्वल टू 6.2, ऐसा करके कुछ ले लिया। और फिर हमने लिया यहां INT, सी इज इक्वल टू, यहां पे टाइप कास्टिंग कर दो, बड़े से छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। तो यहां ए लिख दो प्लस फिर INT और यहां पर बी लिख दो, बस ये हो गया। तो इंटीजर वैल्यू यहां पर कैलकुलेट होकर इसमें स्टोर हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, ये आपका थ्योरी पार्ट हो गया। थोड़ा सा लाइट चली जाने की वजह से मैं भी कंफ्यूज था, क्योंकि इतना पास में बोर्ड होता है और आंखें थोड़ी सी कमजोर हैं तो देखने में दिक्कत होती है। इसलिए जो भी आपको अगर कुछ लगा हो कि हाँ आपको सही फीलिंग नहीं आ पाई, वरना जो है बहुत अच्छा होगा। और इसका थ्योरी पार्ट हो गया है, आप प्रोग्रामिंग पार्ट में अगली बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से जोश के साथ हम लोग पूरा करेंगे। बाकी बहुत सारे पेपर मैं ऐसे अपलोड करने वाला हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक करके रखिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता रहता है। और बाकी हमारे बच्चे जो हैं जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में, वो तो इस चीज को जरूर ही कर दें। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। थैंक यू।